नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश चौधरी। अपन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और इसी के अंतर्गत अपना जो पिछला वीडियो रहा था वो रहा था गुलाम वंश का। गुलाम वंश के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कुतुबी राजवंश और उसके बाद में पढ़ा था शमसी राजवंश। आज अपने को पढ़ना है वो है आपके बलबनी राजवंश। तो देखिए, गुलाम वंश पढ़ रहे हैं अपन और गुलाम वंश के अंतर्गत गुलाम वंश जिसने शासन किया है अपन ने देखा है 1206 से लेकर के 1290 एडी तक दिल्ली पर शासन करने वाला राजवंश है वो गुलाम राजवंश था। इसी के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले कुतुबी राजवंश पढ़ लिया था। कुतुबी राजवंश ने शासन किया था 1206 से लेकर के 1211 तक। 1211 से लेकर के 1265-66 तक अपन ने पढ़ा था शमसी राजवंश। आज एक अंतिम राजवंश बचा हुआ है इस गुलाम वंश का ही, और वो है आपके बलबनी राजवंश। बलबनी राजवंश, बलबनी राजवंश से मित्रों इसने शासन किया है, देख लीजिए, 1266 से लेकर के 1290 एडी तक। गुलाम वंश का अंतिम राजवंश है बलबनी राजवंश। बलबनी राजवंश इसका संस्थापक एक ही शासक पढ़ना है अपने को मुख्यतः इसमें भी, और वो है बलबन। बलबन किसका संस्थापक है? बलबनी राजवंश का संस्थापक है बलबन। ध्यान देवे, इल्तुतमिश इसके द्वारा चालीसा दल का गठन किया गया था। चालीसा दल का सदस्य था ये, ध्यान रखना है यहाँ पे। बलबन इल्तुतमिश के द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल है, उसका क्या था मित्रों? ये सदस्य था। और उसके बाद में अपन ने देखा था इल्तुतमिश जो शमसी राजवंश का है, इसका अंतिम शासक, शमसी राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद है, बलबन है। इस नासिरुद्दीन महमूद का ससुर था, ध्यान रखना इस चीज को। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद है, अपन ने पढ़ा था, इसने शासन व्यवस्था है वो सारी की सारी किसको सौंप दी थी? बलबन को सौंप दी थी। किसने सौंपी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने अपनी सारी की सारी राजकीय सत्ता है वो किसको सौंप दी थी? बलबन को सौंपी थी। और बलबन को इस नासिरुद्दीन महमूद द्वारा एक पद दिया गया था और वो पद था नायाब ए मुमलकत। नायाब ए मुमलकत, या यूँ कह सकते हैं अपन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी अधिकारियों का प्रधान। इसकी तुलना अपन वजीर से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? वजीर से। तो कहने का मतलब ये है कि बलबन शासक बनने से पहले वो गुलाम वंश के सुल्तानों के अधीन किसी ना किसी पद पर वो कार्यरत था। तो इसी आधार पर इल्तुतमिश के 40 वफादार सदस्यों में ये शामिल था। और उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद ने तो सारी की सारी राज सत्ता है वो किसको सौंपी थी? बलबन को सौंप दी थी। और खुद है वो कुरान का पाठ करने लग गया था। इसी कारण नासिरुद्दीन महमूद को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है 1266 में। और 1266 के अंदर दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश की नींव रखी जाती है। और वो राजवंश कौन सा था? बलबनी राजवंश। और इस बलबनी राजवंश का संस्थापक कौन है मित्रों? बलबन। बलबनी राजवंश का संस्थापक कौन है? बलबन है। इसका बचपन का नाम भी ध्यान रखना, बचपन का नाम मिलता है इसका बाउदीन। बलबन के बचपन का नाम है बाउदीन। अब अपने को जो शासक पढ़ना है वो बलबन है। तो देखिए, संस्थापक हो गया। ये मैंने इसकी थोड़ी सी पीछे की कहानी आपको इसीलिए बताई है कि इसको थोड़ा जोड़ा जाए और आपके आसानी से ये समझ में आ जाए। बलबन
शासक बनता है 1266 के अंदर। शासक बनते ही इसने सबसे पहला कार्य मित्रों वो क्या किया था, बलबन के द्वारा सर्वप्रथम शासक बनते ही इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी का बर्बरतापूर्वक दमन किया था इसने। किसने किया? बलबन ने। तो सीधा सा प्रश्न आ जाता है, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया? तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और तुर्कान ए चहलगानी का दमन किसने किया? तो तुर्कान ए चहलगानी का दमन है वो किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया। तुर्कान ए चहलगानी का इसने दमन कर दिया। उसके बाद आता है बलबन का राजत्व, सबसे इंपॉर्टेंट, बलबन का राजत्व। बलबन का राजत्व है वो लोहे व रक्त की नीति पर आधारित था। लोहे व रक्त की नीति पर आधारित था बलबन का राजत्व। इस शब्द से ही अर्थ अपने को पता चल जाता है कि बलबन ने क्रूरतापूर्वक अपने विरोधियों का दमन किया था। इसके अलावा लोहे व रक्त की नीति साथ में इसने क्या जोड़ रखा था? शक्ति, प्रतिष्ठा व न्याय। शक्ति, प्रतिष्ठा व न्याय पर आधारित था बलबन का राजत्व। और इसी के अंतर्गत देखेंगे अपन तो उसने ये राजत्व ग्रहण कहां से किया था? पर्शिया का एक राजवंश है सस्सानी राजवंश। सस्सानी राजवंश से इसने राजत्व ग्रहण किया। ध्यान रखें मित्रों, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। बलबन ने अपना राजत्व सिद्धांत है वो कहां से ग्रहण किया था? तो पर्शिया के अंदर शासन करने वाला एक राजवंश था सस्सानी राजवंश। और उस सस्सानी राजवंश से उसने अपना लोहे और रक्त की नीति, शक्ति, प्रतिष्ठा व न्याय का सिद्धांत है या यूं कह सकते हैं कि अपना राजत्व है वो ग्रहण किया था। बलबन के ऊपर ईरानी प्रथाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव था मित्रों। बलबन के ऊपर ईरानी प्रथाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव था क्योंकि राजत्व भी वो वहीं से ग्रहण कर रहा है। इसके अलावा इसने बहुत सारी ईरानी प्रथाएं हैं वो दरबार में इसने लागू की थी। कौन कौन सी प्रथाएं लागू की थी? देखिए, बलबन के द्वारा बलबन ने दरबार में ईरानी प्रथाएं, कौन कौन सी प्रथाएं हैं? सिजदा वे पाइबोस, ये लागू की थी। यहां से प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में। दिल्ली के किस सुल्तान ने फारसी प्रथाएं सिजदा वे पाइबोस है वो अपने दरबार में लागू की थी? तो वो है आपके बलबन। इसके अलावा एक फारसी त्योहार है मित्रों, फारसी त्योहार नौरोज मनाना प्रारंभ किया। किसने किया? बलबन। इसने अपने पुत्रों के नाम भी ईरानी रख दिए थे। के कुकाबाद, के खुसरो, के कुमर्स, ये नाम रखे थे इसने अपने पुत्रों के। तो कुल मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं कि बलबन के ऊपर ईरानी संस्कृति, ईरानी राजनीतिक व्यवस्था का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और इसी के अंतर्गत उसने संस्कृति के तहत देखें तो सिजदा और पाइबोस है वो दरबार में लागू किया था। ये प्रथाएं हैं जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है वो सुल्तान से मिलने के लिए आता है तो उसे घुटनों के बल बैठना पड़ता है और उसके बाद में सुल्तान के पैरों को चूमना पड़ता है। उसी प्रकार से एक फारसी त्योहार है नौरोज का प्रचलन है वो भी किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है मित्रों बलबन। ध्यान देना दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, मंगोलों के आक्रमण
को रोकने हेतु इसने उत्तर पश्चिमी सीमा है उसके ऊपर दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया था। बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा हेतु उत्तर पश्चिमी सीमा पर दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण किया था। इसके अलावा इसने क्या किया था, जो इक्ता व्यवस्था अपन पढ़ रहे थे कि मोहम्मद गोरी के द्वारा इस इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था और इल्तुतमिश के द्वारा उसको सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया गया था। उसी इक्ता व्यवस्था जो पहले क्या थी, वंशानुगत थी। इक्ता के वंशानुगत स्थानांतरण पर रोक लगा दी। स्थानांतरण पर क्या लगा दी इसने, रोक लगा दी। इक्ता के वंशानुगत स्थानांतरण पर रोक लगाई थी। किसके द्वारा लगाई गई थी, बलबन के द्वारा लगाई गई। इसके द्वारा एक अधिकारी, ख्वाजा नामक एक अधिकारी है, इस पद का सृजन भी किया गया था 1279 एडी के आसपास। ख्वाजा नामक अधिकारी एक नए पद का सृजन किया और इसका काम क्या था, अधिशेष इक्ताओं की जानकारी रखने का काम है वो कौन करता था, ख्वाजा करता था। ख्वाजा नामक अधिकारी है वो अधिशेष इक्ताओं के बारे में जानकारी रखता था। इसके अलावा बलबन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। और गुप्तचर विभाग को इसने नाम क्या दिया मित्रों, बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग है ये इसका, बरीद ए मुमालिक। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, गुप्तचर विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी। तो स्वतंत्र रूप से गुप्तचर विभाग की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी, बलबन के द्वारा की गई। अब गुप्तचर विभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो बरीद ए मुमालिक के नाम से जाना जाता है। गुप्तचर विभाग को किस नाम से जाना जाता है, बरीद ए मुमालिक के नाम से जाना जाता है गुप्तचर विभाग को। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, बलबन के द्वारा की गई थी। ख्वाजा नामक अधिकारी एक पद का सृजन किया था जो अधिशेष इक्ताओं के बारे में जानकारी रखता था। इक्ताओं के वंशानुगत स्थानांतरण पर इसने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। इसके अलावा देखा जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। इसके अलावा बलबन के द्वारा सैन्य विभाग के प्रधान हेतु एक पद का सृजन किया था इसने। सैन्य विभाग के प्रधान हेतु एक पद का सृजन किया है, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, सीधा सा प्रश्न आ जाता है दीवान ए अर्ज का संबंध किससे है, तो दीवान ए अर्ज का संबंध है वो किससे है, सैन्य विभाग के प्रधान से है। सैन्य विभाग का प्रधान। और इस पद का सृजन किसने किया है, दीवाने अर्ज नामक पद का सृजनकर्ता माना जाता है बलबन को। सृजनकर्ता कौन है मित्रों, बलबन। बलबन पहला सुल्तान था जिसने स्वयं, बलबन ने एक उपाधि धारण की है मित्रों। बलबन की उपाधि, एक तो इसको उलुग खां कहा जाता था, उलुग खां के नाम से भी इसको जाना जाता है बलबन को। इसके अलावा इसने एक उपाधि धारण की है जिल्लिल्लाह। जिल्लिल्लाह की उपाधि है वो किसके द्वारा धारण की गई है, बलबन के द्वारा धारण की है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का दायां भाग। ईश्वर का दायां भाग, या कह सकते हैं अपन पैगंबर का दायां भाग या खलीफा का दायां हाथ, इसी प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ होता है। जिल्लिल्लाह का सम्मान है वो किसने धारण किया है, तो बलबन ने धारण किया। बलबन की मृत्यु हो जाती है मित्रों 1287। 1287 के अंदर बलबन की क्या हो जाती है, मृत्यु। बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में इसका बनाया जाता है मकबरा। अधिकांश से मकबरे, ध्यान दें मित्रों, मकबरों का निर्माण है स्वयं शासकों के द्वारा ही कर लिया जाता था। पहले ही मरने से पहले ही अपनी दफनाने की जगह ये निर्धारित कर लेते थे। तो बलबन की मृत्यु है वो कब हो रही है, बलबन की मृत्यु हो रही है 1287
1287 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा, बलबन का मकबरा कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में। स्वयं द्वारा निर्मित, बलबन ने बनाया था, स्वयं द्वारा निर्मित है ये, स्वयं बलबन के द्वारा, स्वयं के द्वारा बनाया गया, स्वयं द्वारा निर्मित। विशेषता क्या है? शुद्ध इस्लामिक पद्धति में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। बलबन का ये जो मकबरा बना हुआ है दिल्ली के अंदर, शुद्ध इस्लामिक पद्धति में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। भारत का प्रथम मकबरा है शुद्ध इस्लामिक पद्धति में, ध्यान देना यहाँ पे, शुद्ध इस्लामिक पद्धति में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा किसका है? बलबन का है। और ये कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? स्वयं बलबन ने करवाया था। बलबन की मृत्यु 1287 में हो जाती है। बलबन की मृत्यु के बाद बलबनी राजवंश है वो लगभग पतन की ओर अग्रसर है। कोई बड़ा शासक नहीं बनता है, जिसके अंतर्गत बलबन के बाद में शासक बनते हैं केकुबाद, के खुसरो, और अंतिम शासक है वो है आपके शमसुद्दीन क्यूमर्स। अंतिम शासक, बलबनी राजवंश का अंतिम शासक कौन है? शमसुद्दीन क्यूमर्स। इसकी हत्या कौन करता है? इसके बारे में देखिए, अपन देखते हैं आगे। बलबनी वंश का अंतिम शासक बता रहा हूं, बलबनी वंश का, या यूं कह सकते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश या बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ है और इसकी हत्या होती है। शमसुद्दीन क्यूमर्स है, इसकी हत्या कब की जाती है? 1290 एडी में। किसके द्वारा? भारत में एक बहुत बड़ी घटना कह सकते हैं, बहुत बड़ी क्रांति के नाम से जाना जाता है, और वो है खिलजी राजवंश। और खिलजी राजवंश का संस्थापक हुआ था मित्रों जलालुद्दीन खिलजी। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है? शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी जाती है। कब? 1290 में। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापित प्रथम राजवंश गुलाम वंश है, उनकी सत्ता क्या हो जाती है मित्रों? समाप्त। गुलाम वंश की सत्ता हो जाती है समाप्त, और भारत पर एक नए राजवंश की सत्ता स्थापित होगी, और उस राजवंश को अपन जिस नाम से जानते हैं वो है आपके खिलजी राजवंश। तो इस प्रकार गुलाम वंश है, इसके अंतर्गत जो 3 राजवंश आए थे, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश, मैंने आपको तीनों राजवंशों को विस्तार से बताया है, और मुझे विश्वास है कि ये आपके समझ में भी आया होगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।